Hello students, welcome to our channel Prep IAS. This is Ajay Verma before you and I welcome all of you in the Economics NCERT lecture series. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज पॉवर्टी। इसमें आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन साथ ही साथ पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं इनके बारे में पता चलता है। बच्चों ये वो टॉपिक है जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया है। दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट यू प्लीज गो थ्रू द वीडियोस ऑफ द प्रीवियस क्लासेस एज वेल। साथ ही साथ में अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आसान हो रही है मेरे वीडियोस के थ्रू, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी सजेशंस या डाउट्स आपके पास होते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज या प्रोग्राम्स के बारे में जो गवर्नमेंट्स के द्वारा समय समय पर लिए गए हैं। ऐसी पॉलिसीज या प्रोग्राम जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए लिए गए हैं, साथ ही साथ में लोगों की बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज को कैसे फुलफिल किया जाए उसके लिए ये हेल्प करते हैं। इन जनरल आप लोग जानते हैं पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई पर्सन अपनी बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज जैसे रोटी कपड़ा मकान इनको फुलफिल करने की कंडीशन में नहीं होता है और कहीं ना कहीं स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन की जरूरत होती है जिसे उस कंडीशन को चेंज किया जा सके। पॉवर्टी अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज है, ना केवल इंडिया के सामने बाकी पूरी दुनिया के सामने भी। अगर आप देखते हैं नंबर्स के मामले में तो आज पूरी दुनिया में जितने भी पुअर हैं उसमें से 1/5 पुअर आपको दिखते हैं, या आप कह सकते हैं कि हर 5 में से एक पुअर जो है दुनिया में वो इंडिया में रहने वाला है। ऑब्वियसली इतनी सारी पॉपुलेशन होना अपने आप में इसके लिए एक सपोर्टिव फैक्ट बन जाता है। अगर हम बात करें पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कब से काम किया जा रहा है या ये कब से हमारे सामने एक इशू है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंडिपेंडेंस के समय इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर 1990 तक क्या चेंजेस हुए हैं, और रीसेंट टाइम के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपको पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट या फिर माल नरिशमेंट जैसी काफी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के सामने देखने को मिलती है, और शुरुआत से ही हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी को हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट का काफी डेडिकेशन रहा है। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें भी आपको मेंशन दिखेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप देख सकते हैं काफी सारी ऐसी बातें की गई हैं जिससे अल्टीमेटली सोसाइटी में जस्टिस एस्टेब्लिश किया जा सके, और यहाँ पर हम मेनली इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी कैसी कंडीशन है, तो इन जनरल जो भी पुअर पर्सन होगा या जो भी पॉवर्टी को फेस कर रहा होगा, अल्टीमेटली वो चाहता है कि वो पॉवर्टी से बाहर आ जाए। कोई भी पॉवर्टी में नहीं रहना चाहता है या फिर कोई भी पुअर नहीं रहना चाहता है, और अगर इस सिचुएशन से बाहर आना है तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ डिसीजंस लेने होंगे इंडिविजुअल को भी, साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट को भी, जिससे कि कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके और पूरी इंडिया में हम कह सकते हैं सभी लोगों के लिए इनफ हम प्रोवाइड कर सके खाने के लिए, सभी के लिए रहने के लिए सुविधाएं हो, सभी को एजुकेशन हेल्थ केयर सेक्टर की एक्सेस हो, और इसके साथ ही साथ सभी लोगों का पॉलिटिकल या सोशल लाइफ में पार्टिसिपेशन भी होना जरूरी है। जब हम ये सब चीजें सभी के लिए इंश्योर करते हैं तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने किसी को पॉवर्टी की ग्रास्प से बाहर निकाल दिया है। अब हम बात करेंगे कि पुअर कौन होता है। तो इन जनरल आप सभी ने अपने आसपास में, चाहे आप एक गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो पुअर कंडीशंस में रह रहे हैं। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में जो ठेला लगाने वाले हैं आपने देखा होगा शहरों में, या फिर रोड साइड में जो छोटी मोटी दुकानें, हो सकता है कोई मोची हो, कोई शू पॉलिश कर रहा हो, कोई छोटी मोटी सब्जी या फल की दुकान लगा रहा हो, इसके साथ ही साथ में जो कचरा उठाते हैं, या फिर इवन जो भिखारी आपको देखने को मिलते हैं, मेनली अर्बन एरियाज में ये सभी एग्जाम्पल होते हैं उन लोगों के जो पुअर कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें शहरी एरिया में इनके रहने की क्या व्यवस्था होती है, तो मोस्टली आप लोग जानते हैं स्लम, या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्लम्स भी नहीं होती है। अगर
रात में आप देखेंगे तो किसी भी शहर में आपको ब्रिज या कहीं स्टेशन वगैरह पर काफी सारे लोग सोते हुए मिल जाएंगे, जिन्हें आप काफी ज्यादा पुअर कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज में ऐसे लोग जिनके पास मोस्टली जमीन नहीं होती है, या फिर अगर जमीन होती भी है तो वो उपजाऊ नहीं होती है। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो फार्म एरिया में लेबर का काम कर रहे हैं, जिनके पास अपनी खुद की जमीनें तो नहीं है लेकिन किसी दूसरे बड़े किसान के यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, इन्हें भी हम पुअर कंसिडर कर सकते हैं। एक कारण ये भी है कि इनके पास कुछ समय के लिए तो ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन बाकी समय इन्हें फ्री बैठना होता है। और इन सब की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जिसमें इन पुअर लोगों के पास में खाने के लिए 2 समय की अपनी नेसेसिटी जो पूरी करनी होती है, उसके लिए भी इनफ रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते हैं। काफी ज्यादा भूखमरी और भूख की समस्या आपको देखने को मिलेगी गरीब परिवारों के मामले में। इनके पास अपनी बेसिक लिटरेसी या स्किल डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए भी रिसोर्सेस नहीं होते हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाती है, और अगर रोजगार अवेलेबल होता भी है तो वो स्टेबल नहीं होता है। किसी समय में रोजगार अवेलेबल होता है, किसी समय में रोजगार नहीं होता है। पुअर लोगों में आपको मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि परिवार के पास में अपनी किसी भी सुविधा को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। और इसी वजह से हो सकता है कि एक हेल्दी डाइट जो सभी को चाहिए, जिसमें प्रॉपर मिनरल या विटामिन्स अवेलेबल हो, वो ये पूरा नहीं कर पाते हैं, उतनी इनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं होती है। साथ ही साथ में हम देखते हैं रूरल एरियाज की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, तो जो पुअर लोग होते हैं ये हमेशा मनी लैंडर्स, साहूकार जो होते हैं, इनके हाथों में फंसे होते हैं, इनके द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। आज भी अगर आप विलेज एरिया में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन वो बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं अपनी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक्स को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इनकम का अश्योरेंस या फिर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, पर अगर किसी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है तो जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, साहूकार, महाजन, सेठ, श्रॉफ जिन्हें हम कहते हैं, ये अपने आसपास के लोगों को जानते हैं, और इसीलिए ये उनका एक्सप्लॉयटेशन करने की उम्मीद से उन्हें पैसे दे देते हैं। इनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। इसी वजह से आप लोग काफी बार फार्मर सुसाइड के बारे में भी सुनते हैं, जिसका मेन रीजन यही होता है कि छोटे मोटे फार्मर्स जो होते हैं, फार्मिंग में इनपुट के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, मनी लेंडर्स से वो पैसा लेते हैं, और वो हमेशा एक ट्रैप में फंसे रहते हैं। पैसा वापस ना कर पाने की सिचुएशन में उन्हें सुसाइड करना पड़ता है, जिसके केसेस या एग्जाम्पल्स आप लोग बार बार सुनते रहते हैं। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि ये जो पुअर लोग होते हैं ये वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जैसे रिसेंटली आप लोगों ने कोविड लॉकडाउन के बारे में सुना है, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें इकोनॉमी को पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बंद कर दिया है, या फिर लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी रिसोर्सेस की या ऑक्यूपेशन की, उस समय ये लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ये काफी वल्नरेबल होते हैं। और इसके अलावा ये अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्रॉपर इन्हें वेजेस मिलनी चाहिए, उसके लिए नेगोशिएशन भी नहीं कर पाते हैं एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर्स इनका काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं। आसपास आपने अपनी किराना शॉप या छोटी मोटी कोई शॉप देख रखी होगी जहां पर कोई लेबर काम करते हैं। आप अगर इनसे इनकी सैलरी या वेजेस जो इन्हें मिल रही है वो पूछने की कोशिश करेंगे तो वो काफी कम होती है। भले ही वो कितनी भी मेहनत करें, लेकिन पैसा कम मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा है नंबर में, इसीलिए जो एम्प्लॉयर होगा जिसने नौकरी दी है उसे ये पता है कि इस लेबर जैसे काफी सारे लोग अवेलेबल हैं, और अभी इसे अर्जेंसी में पैसे की जरूरत है, इसलिए ये पर्सन काफी कम पैसों पे भी काम कर लेगा। और इसी वजह से अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट होता भी है तो भी प्रॉपर वेजेस नहीं होती है, और जो लिविंग कंडीशंस होती हैं या वर्क सिचुएशन पे जो कंडीशंस होनी चाहिए वो भी अच्छे से अवेलेबल नहीं होती है। अगर रूरल एरियाज में हम बात करें, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, खाना पकाने के लिए गैस अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और जो खाना पकाने का इनका मेन फ्यूल होगा वो फायरवुड या फिर काउ डंग केक, जिसे हम कंडे कहते हैं, वो होता है।
रिसेंटली कुछ इंटरवेंशंस किए गए हैं, जैसे आपने उज्ज्वला योजना के बारे में सुना होगा, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारे परिवारों को गैस सिलेंडर अवेलेबल करवाया गया है। लेकिन बच्चों, आज अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में देखोगे तो गैस के जितने प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसकी वजह से काफी सारे लोग वापस, इवन जिनके पास में गैस चूल्हा या फिर सिलेंडर अवेलेबल है, वो रिफिल नहीं करवा पाने की वजह से पुराने जो अपने ट्रेडिशनल फ्यूल है, जैसे लकड़ी और काउडंग केक, उस पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो अपने आप में आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी जो पुअर लोगों के यहाँ पर कॉमनली विजिबल होती है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, उन्हें नदी या फिर कहीं बहुत दूर से हैंडपंप से पानी लेकर आना पड़ता है। काफी बार ये पानी कंटामिनेटेड भी होता है, जिसकी वजह से बीमारी होने की आशंका भी होती है। इसके अलावा अगर पुअर परिवारों में आप देखोगे तो जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होती है। किसी भी गरीब परिवार, स्पेशली रूरल एरियाज में आप देखिए, मेल और फीमेल, या स्पेशली अगर हम बात करें बॉय और गर्ल, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर एजुकेशन प्रोवाइड करना है या इवन फिर हेल्दी खाना भी प्रोवाइड करना है, तो उसमें मेल को प्रेफरेंस दिया जाता है और फीमेल के साथ में आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। काफी बार ऐसा होता है कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो पुअर लोगों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, या फिर आपके पास कितनी संपत्ति है, किसी इंडिविजुअल के पास ओनरशिप क्या है असेट्स की, उसके बेसिस पर। और इसके अलावा ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो रूरल एरिया में पुअर हैं वो मेनली क्या काम करते हैं, तो वो मेनली लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स होंगे, या बहुत छोटे मोटे खेतों पर जो होल्डिंग होगी उन पर अब एग्रीकल्चर अपना खुद का कर रहे होंगे, या फिर लैंडलेस लेबर्स होंगे। और ये सभी ऐसे होते हैं जो पुअर कंडीशन में होते हैं। इसके साथ ही साथ अर्बन एरिया में आप जो बहुत सारे पुअर देखते हैं, ये आते कहां से हैं, तो ये वैसे लोग हैं जो विलेज एरिया में रह रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर में भी इनके पास किसी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर गांव एरिया में हो सकता है इन्हें एग्रीकल्चर में भी कोई ऑक्यूपेशन नहीं मिल रहा हो। उस वजह से ये अर्बन एरियाज में एक अच्छी सैलरी या फिर एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद में माइग्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ऑक्यूपेशन के बेसिस पर देख सकते हैं कि पुअर लोगों का मेन तरीके का ऑक्यूपेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि पुअर लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं पॉवर्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि पुअर है कौन, किसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर गवर्नमेंट को एक प्लानिंग करनी है कि चलिए इतना इतना पैसा हम पॉवर्टी रिमूवल के लिए खर्च करेंगे, तो कहां पर आप खर्च करेंगे, किसका अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। और इसके लिए पुअर का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। अब आप जानते हैं पॉवर्टी का एस्टिमेशन कैसे होता है, या पुअर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। क्योंकि ये चीज मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की है। पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें इंडिया में सबसे पहले गरीबी के आंकड़े निकालने की कोशिश किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिन्होंने 1860s के समय नेशनल इनकम क्या थी, या पर कैपिटा इनकम क्या थी, या फिर गरीबी के क्या आंकड़े थे, इसको निकालने की कोशिश की है। याद रखिए वो समय कुछ अलग था, आज चीजें काफी बदल चुकी है। उन्होंने जो आंकड़े जुटाए थे वो उतने साइंटिफिक, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं थे, और एक तरीके से वो काइंड ऑफ एस्टिमेशन था, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। पूरा ये भी आइडिया नहीं था कि कितना एरिया है जो इंडिया के अंतर्गत आता है, और उसमें हर चीज का एक्यूरेट पता लगा पाना जरूरी नहीं है। इसके बाद भी काफी सारे एस्टिमेशंस लाने की कोशिश की गई है। डिफरेंट डिफरेंट समय पर डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनाई गई हैं, जिन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेट निकालने की कोशिश की है, और कितने लोग हैं जो पुअर कंसिडर किए जा सकते हैं, उसका नंबर पता करने की कोशिश की गई है। हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद में, तो प्लानिंग कमीशन ने 1962 में एक स्टडी ग्रुप बनाया था। इसके साथ ही साथ में 1979 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जो लोगों की मिनिमम नीड्स और कंजम्पशन डिमांड्स के प्रोजेक्शंस, या फिर हम कह सकते हैं एस्टिमेशन का पता करने के लिए
बनाई गई थी। इसके साथ ही साथ में 1989 और 2005 में भी एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए गए हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अगर देखा हो तो ऑलरेडी मैंने लक्कड़वाला कमेटी और सबसे इंपॉर्टेंट तेंदुलकर कमेटी के बारे में मैंने बात की है। मोस्ट रिसेंट जिसके आंकड़ों के बारे में हम बात करते हैं वो तेंदुलकर कमेटी के द्वारा सजेस्ट किए गए जो आंकड़े थे उसी के बेसिस पर इंडिया में पावर्टी का एस्टिमेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें पावर्टी लाइन की तो यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वो मिनिमम बेसिक कंजम्पशन का लेवल होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज का पर पर्सन का जो है, अगर कोई पर्सन इतनी कैलोरीज ले पा रहा है जिसके लिए ऑब्वियसली उसे कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना होगा, तो फिर वो उतना पुअर नहीं है। उससे अगर ज्यादा उसकी इनकम है तो वो मिडिल क्लास में हो सकता है, उसके आगे अपर मिडिल क्लास होता है, रिच लोग होते हैं, बहुत ज्यादा रिच भी होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जो इतना कंजम्पशन भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें हमने पुअर कहा है। कुछ उनसे भी ज्यादा पुअर हैं और कुछ एब्सोल्यूट पुअर भी हो सकते हैं जिन्हें हम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई अगर गरीब है तो ऐसा नहीं है कि सभी गरीब लोग इक्वल हैं, किसी के यहाँ गरीबी शायद थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर कोई अमीर है या फिर गरीब नहीं है तो भी उनकी सभी की इनकम लेवल या फिर उनके पास कितने असेट्स अवेलेबल हैं उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझ सकते हो कि पावर्टी लाइन से ऊपर कौन कौन से लोग हैं, उन्हें कहाँ कंसिडर किया जा सकता है, पावर्टी लाइन से नीचे कौन है और उन्हें हम पुअर कंसिडर करें या बहुत पुअर या फिर एब्सोल्यूट पुअर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। नो इन जनरल आप लोग जानते हैं पावर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। और पावर्टी लाइन एक वो लाइन है जो पुअर एंड नॉन पुअर को डिवाइड करती है। अब पुअर के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है, नॉन पुअर के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, ये हमने ऑलरेडी अभी इस फिगर के थ्रू देखने की कोशिश की है। जो हमारा मेन फोकस होता है, जो गवर्नमेंट की मेन पॉलिसीज होती हैं, वो सभी डेडिकेटेड होती है पुअर सेक्शन से डील करने के लिए, जब हम बात कर रहे हैं केवल और केवल पावर्टी के बारे में। अगर आप बाकी सभी प्रोग्राम्स या पॉलिसीज के बारे में देखोगे तो ऐसे तो बहुत सारे पॉलिसीज होती हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए भी होती हैं, तो यहाँ हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल पुअर लोगों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और पावर्टी लाइन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं लोगों के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पावर्टी को हम कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा गरीब होते हैं, साथ ही साथ में कुछ लोग होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम गरीब होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके पास हो सकता है कि थोड़े बहुत रिसोर्सेस अवेलेबल हो या थोड़ा बहुत हो सकता है पैसा अवेलेबल हो। कभी वो पावर्टी फेस कर रहे होंगे, हो सकता है कभी वो पावर्टी फेस नहीं कर रहे होंगे। तो इन दो सेक्शंस को, एक तो जो हमेशा गरीब रहते हैं और एक जो यूजुअली गरीब रहते हैं, कभी कभी बाय चांस गरीबी के चुंगल से बाहर आ जाते हैं, इन्हें हम क्रॉनिक पुअर के रूप में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो एक ग्रुप होता है उसे हम चर्निंग पुअर कहते हैं, जो कंटिन्यूअसली कभी पावर्टी फेस करते हैं, कभी पावर्टी से बाहर आ जाते हैं, फिर कुछ समय के लिए पावर्टी फेस करेंगे, कभी पावर्टी से बाहर आ जाते हैं। इन्हें हम चर्निंग पुअर के नाम से जानते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो देखने को आपको मिलेगा वो होते हैं स्मॉल फार्मर्स। आप लोग जानते हैं कुछ फार्मर्स साल में 3 फसलें निकाल पाते हैं, कुछ फार्मर्स 2 ही फसल निकालते हैं। जब इन स्मॉल फार्मर्स या सीजनल वर्कर्स के पास में इनकम होगी तब हो सकता है वो पावर्टी से बाहर हो, लेकिन कुछ समय के बाद में वो वापस पावर्टी के चंगुल में चले जाते हैं, तो इन्हें हम एक तरीके से यहाँ पर चर्निंग पुअर भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ओकेजनली पुअर होते हैं जो नॉर्मल टाइम तो अमीर होते हैं लेकिन आकस्मिक परिस्थितियों में हो सकता है ये पुअर हो जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने अपने आसपास देखा होगा, कोई एक शॉप वाला होगा जो पहले तो ठीक कंडीशन में होगा लेकिन लॉकडाउन की वजह से हो सकता है उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया हो। इवन काफी सारे एजुकेटर्स या दूसरे फील्ड में लोग आपको देखने को मिलेंगे जो पहले अच्छी कंडीशंस में होंगे लेकिन ओकेजनली वो पुअर हो जाते हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर ओकेजनल पुअर कह सकते हैं। और इन्हें ट्रांजिएंट पुअर भी कहा जाता है क्योंकि ये परमानेंट पुअर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी गरीब नहीं होंगे और
इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो रिच, साथ ही साथ में मिडिल क्लास या फिर मिलियनेयर बिलियनर्स के बारे में हमने ऑलरेडी इस फिगर के थ्रू जानने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं पावर्टी लाइन, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। तो पावर्टी लाइन एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जिसे डिसाइड किया जाता है कंजम्पशन के बेसिस पर। याद रखिए, अगर आप खाने के लिए खर्च कर रहे हैं, रहने के लिए खर्च कर रहे हैं, या कोई भी अपनी नेसेसिटी पूरा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना होगा, एक मॉनेटरी क्वांटिटी आपको खर्च करनी होगी। अगर उस क्वांटिटी को खर्च करने की कंडीशन में आप हैं, तो इसका मतलब आप पुअर नहीं हैं। और अगर उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसे पुअर माना जाता है। और इसी आधार पर आपको पॉवर्टी लाइन इंडिया में देखने को मिलेगी, जो हमने पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, प्रति व्यक्ति उपभोग के बेसिस पर डिसाइड की है। जो तेंदुलकर कमेटी का सजेशन था मोस्ट रिसेंट वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर रूरल एरिया में कोई भी पर्सन 2400 कैलोरीज का इंटेक करने में सक्षम है या 2400 कैलोरी का कंजम्पशन करने के लिए पैसा खर्च करने की स्थिति में है, तो फिर उसे पुअर नहीं माना जाएगा। इसलिए इस नंबर को हमने पॉवर्टी लाइन का बेसिस डिसाइड किया है। अर्बन एरिया में जो नंबर रखा गया है वो 2100 कैलोरीज रखा गया है। ऐसा क्यों है? रूरल एरिया में ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते हैं रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं वो फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं, शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं। ऑब्वियसली ज्यादा कैलोरीज की वहां पर डिमांड होती है और ज्यादा कैलोरीज के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब आप रुपए के बारे में करेंगे कि शहरी एरिया में 2100 कैलोरी पर कितना खर्च हो रहा है और रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पर कितना खर्च हो रहा है, तो आपको यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जो मॉनेटरी अमाउंट होता है ये अर्बन एरिया में ज्यादा हो जाता है। कम कैलोरी का यूज करते हुए भी अर्बन एरिया में ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि अर्बन एरियाज में कुछ क्वांटिटीज महंगी होती है और रूरल एरियाज में आपको काफी मामलों में सेल्फ सफिशिएंसी दिखती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद के यहाँ पर अनाज उगा पाते हैं और वो खुद से उसका कंजम्पशन कर पाते हैं। अब बात करेंगे हम मॉनेटरी फिगर के बारे में। तो रूरल एरियाज में अगर कोई एक पर्सन अपने ऊपर 816 रुपीस खर्च कर पा रहा है, अर्बन एरिया में 1000 रुपीस खर्च कर पा रहा है, मतलब वो पुअर नहीं है। पॉवर्टी लाइन का जो नंबर है वो रूरल एरिया में आपको 816, अर्बन एरिया में 1000 देखने को मिलेगा। और जो लोग इतना खर्च करने की कंडीशन में नहीं है उन्हें हम बिलो पॉवर्टी लाइन रखते हैं। अब बिलो पॉवर्टी लाइन काफी लोग हो सकते हैं। कोई ऐसा हो सकता है रूरल एरिया में जो शायद 700 रुपीस खर्च कर पा रहा हो, और कोई शायद ऐसा हो जिसके पास में एक भी रुपया नहीं हो, जो काफी खराब कंडीशन में भी हो सकता है। इसीलिए हमने उस फिगर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को जानने की कोशिश की है। अब ये आंकड़े निकालता कौन है पॉवर्टी लाइन के, ये कैसे आते हैं? तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट की काफी सारी एजेंसीज होती हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जैसे कि आपको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनएसओ के बारे में पता चलता है, जो समय समय पर आंकड़े कैलकुलेट करते हैं। अब आपको ये सोचना है कि क्या केवल 816 रुपए रूरल एरिया में या 1000 रुपी अर्बन एरिया में कोई खर्च कर पा रहा है तो आप उसे अमीर मान लेंगे, आप उसे गरीब नहीं मानेंगे? तो ये इंफॉर्मेशन काफी अपने आप में आपको एक तरीके से अब नॉर्मल देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो किसी को पुअर बनाती है, और इतनी मॉनेटरी अवेलेबिलिटी अपने आप में पॉवर्टी को जानने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे जो पुअर लोग होते हैं उनमें भी आपको अलग अलग तरीके से लोग देखने को मिलते हैं, उनके इनकम लेवल अलग अलग हो सकते हैं। और ये जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा जरूरत किसे है हेल्प की, सबसे ज्यादा पुअर कौन है, जिन्हें जनरली हम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करेंगे पावर्टी के बारे में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, पावर्टी क्या सिचुएशन है, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, या फिर पुअर लोग कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उनके पास बेसिक एजुकेशन अवेलेबल नहीं होता है, हेल्थ केयर पर वो खर्च नहीं कर पाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सभी ऐसी चीजें हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं जो पुअर लोग अपनी पूरी करने में सक्षम नहीं होते हैं। साथ ही साथ में आपको पुअर लोगों में इलिटरेसी या फिर इल हेल्थ या फिर लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेस और उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा।
इनका पॉलिटिकल सिनेरियो में भी हम देखें तो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर हम सोशल सर्विस की भी बात करें या सोशल सेक्टर की बात करें तो उनमें भी आपको इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इन जनरल आपने पॉलिटी में भी ये पढ़ रखा होगा कि कैसे पुअर लोगों के साथ में आपको सोशल पॉलिटिकल लाइफ में भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें कि हमें क्या इंश्योर करना है सभी के लिए, पॉवर्टी को कैसे हटाना है, तो अल्टीमेटली हम जानते हैं कि सभी लोग हेल्दी हो सके, सभी को नरिशमेंट मिल सके, सभी को नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि वो कम्युनिटी सोशल पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकें। इससे हो सकता है डायरेक्ट तरीके से भी वो पॉवर्टी से बाहर आ जाएं, और अगर डायरेक्टली नहीं तो कोई पर्सन अगर नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, अच्छी हेल्थ उसको प्रोवाइड की जा रही है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो खुद के एफर्ट्स के थ्रू, खुद के डेवलपमेंट के थ्रू भी पॉवर्टी से बाहर आ सकता है। और जब हम पॉवर्टी को हटाते हैं, जब हम ये सभी चीजें, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जब सभी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमने डेवलपमेंट को अचीव किया है। डेवलपमेंट का मतलब ही ये सभी चीजें जब सभी के लिए अवेलेबल होगी तभी फुलफिल हो सकता है। काफी सारे काम किए गए हैं पॉवर्टी को हटाने के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि गवर्नमेंट समय समय पर कहती है बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, पॉवर्टी की कंडीशन काफी सुधर गई है इंडिया में, लेकिन अपने आसपास आप जब रियलिटी देखते हैं तो आज भी बहुत सारे पुअर लोग आपको देखने को मिलेंगे। और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो समय समय पर गवर्नमेंट जो क्लेम करती है कि हाँ हमने सब ठीक कर दिया है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। काफी बार आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक बेसिक क्लेम ये भी होता है कि जो पॉवर्टी लाइन आप डिफाइन कर रहे हैं ये भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। 816 रुपए या 1000 रुपए उतने इनफ नहीं है जिसके बेसिस पर आप किसी को अमीर या गरीब के बीच में डिवाइड कर सको। अल्टीमेटली डेटा कौन कवर कर रहा है, डेटा कलेक्ट कौन करता है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज डेटा कलेक्ट कर रही है। और काफी बार ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट डेटा दिखा रही है वो मैनिपुलेटेड होता है। गवर्नमेंट दिखाना चाहती है कि वो सक्सेसफुल है, उन्होंने गरीबी कम की है, इसलिए वो रियल वाले आंकड़े या रियल इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं रखती है। ऐसे काफी सारे क्लेम्स समय समय पर उठाए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट मान लेते हैं कि सब कुछ डेटा सही भी दे रही है या फिर कुछ नहीं छुपा रही है, तब भी क्या इस बात का अश्योरेंस है कि वो डेटा पूरा एक्यूरेट होगा? तो ये नहीं हो सकता है। डेटा कलेक्शन काफी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, इतना वास्ट एरिया है इंडिया का, हर जगह पर डेटा कलेक्ट किया जा सके या केवल सैंपल के बेसिस पर हम डेटा की एक्यूरेसी को एक्सेप्ट कर लें, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। इसीलिए आपको इन डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम्स दिखती है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे हम इंडिया के अंदर बात करें या इंटरनेशनल लेवल पर, और इसके साथ ही साथ जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अलग अलग तरीके से इंडेक्स या पैरामीटर्स सजेस्ट करते हैं जिनके बेसिस पर गरीबी को नापा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई के बारे में सुना होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन इंडिया की, वैसे ही एक पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक ने भी डिफाइन की है। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, मेजरमेंट भी अलग अलग तरीकों से हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली जो हमारे यहाँ पर आपको मेजरमेंट देखने को मिलता है वो पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर दिखता है। अब हम बात करेंगे कि पुअर लोग कितने हैं इंडिया में या इंडिपेंडेंस के बाद से क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हेड काउंट रेशो क्या होता है? जब हम इंडिविजुअल्स को गिनने की कोशिश करते हैं, आप इन्हें पॉपुलेशन के परसेंटेज में भी गिन सकते हैं या फिर नंबर मिलियंस में भी गिन सकते हैं। तो अगर इसे गिना जाता है तो इसे हेड काउंट रेशो ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। ये मिलियन नंबर्स में हो सकता है या फिर टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ऑफिशियल डेटा जो पॉवर्टी का आपके सामने अवेलेबल होगा वो प्रेजेंटली नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है, ये पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता था। और जो डेटा का कलेक्शन होता है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। याद रखिए रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर। एक ऑर्गेनाइजेशन आपको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनएसएसओ कहते हैं, इसके साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन दोनों को मिलाकर आज आप नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या एनएसओ के नाम से जानते हैं। और मेनली इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी स्टैटिस्टिक्स आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा,
वो सभी पब्लिश किए जाते हैं। इसमें आप चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। अगर हम बात करें 1973-74 में टोटल कितने लोग पुअर थे मिलियंस में, तो आपको यहाँ पर 250 से ज्यादा पुअर देखने को मिलेंगे इन मिलियंस। हम यहाँ बात कर रहे हैं सबसे पहले रूरल एरिया के बारे में। 2011-12 में अगर हम देखें तो ये 250 से कम हो गए हैं, लेकिन आज भी आपको 200 मिलियन से ज्यादा देखने को मिलेंगे। अर्बन एरिया में अगर हम बात करें तो 1973-74 में ये अराउंड 50 मिलियन हुआ करते थे। आज भी आपको करीब करीब उतने ही देखने को मिलेंगे। याद रखिए, कुछ लोग हो सकता है पॉवर्टी के ग्राफ से बाहर भी आए हों, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है और सारे एरियाज में चेंजेस बराबर हुए हों, ऐसा भी जरूरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे परसेंटेज के कि टोटल कितने परसेंट लोग हैं पॉपुलेशन के जिन्हें हम पुअर कंसिडर कर सकते हैं। तो रूरल एरिया में 1973-74 में अराउंड 58% लोग थे जो पुअर थे। आज अगर आप बात करें रूरल एरिया में 2011-12 के डेटा के हिसाब से, तो यहाँ आपको अराउंड 26% देखने को मिलेगा। अर्बन एरिया में थोड़ा सा कम परसेंटेज आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो ज्यादा अवेलेबल होती है और जनरली लोगों की जो सैलरीज या वेजेस होती हैं वो भी आपको अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये कुछ एस्टिमेट्स आपको पता चलते हैं। अगर हम टोटल रूरल अर्बन की बात करें पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर कि आज कितने परसेंट पॉपुलेशन इंडिया की जो है पुअर है, तो वो 22% आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि पॉवर्टी लाइन अपने आप में सही है या नहीं। ये जो नंबर हमने डिसाइड किया है 816 रूरल एरिया में या 1000 अर्बन एरिया में, ये सही है या नहीं, ये अपने आप हमेशा से एक क्वेश्चनेबल चीज है। और हम कहें कि प्रॉपर तरीके से आपने पुअर का पता लगा लिया है तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। पॉवर्टी अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, अलग अलग आयाम हो सकते हैं गरीबी के। लोग हो सकता है शायद उनकी कुछ इनकम ज्यादा हो हाउस होल्ड की, लेकिन फिर वहां पर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होंगे या फिर उनके लिए लिविंग कंडीशंस अपने आप में टफ हो सकती है। अगर कोई बहुत ज्यादा हिली एरिया में, रिमोट एरिया में रह रहा है तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा अवेलेबल होने के बाद भी हो सकता है वो अपने लिए सारी की सारी नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि काफी बार यहाँ पर आपको कुछ चीजों में महंगाई देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट की बात करें तो जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होगा वो हिली एरिया में काफी महंगा हो जाता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्लेन एरियाज। तो आप सभी के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई रूरल एरिया में 816 रुपीज खर्च कर पा रहा है तो आप उसे पुअर कंसिडर कर लें। डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। ओवरऑल अगर हम नंबर में बात करें कि पुअर लोग इंडिपेंडेंस के बाद से या 1973-74 के बाद से क्या चेंजेस हुए हैं, तो 73-74 में 55% टोटल पॉपुलेशन का था जो पॉवर्टी लाइन से नीचे था। 2011-12 के डेटा के हिसाब से आपको ये 22% देखने को मिलेगा। 1973-74 की अगर हम बात करें तो 80% लोग जो पुअर थे भारत में वो रूरल एरियाज में रहा करते थे और आज भी आपको जो मैक्सिमम प्रपोर्शन पुअर लोगों का देखने को मिलेगा वो रूरल एरिया में ही देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी ओवरऑल पूरे इंडिया में तो आपको हो सकता है कम होती हुई दिखे, लेकिन अर्बन एरियाज में थोड़ी ज्यादा कम हुई है और रूरल एरियाज में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। आज भी 3/4 से ज्यादा जो प्रपोर्शन है पुअर लोगों का इंडिया का वो रूरल एरिया में ही रह रहा है। 1990s में हम देखेंगे कि जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर है रूरल एरियाज में वो कम हुए हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा कि ये थोड़े बहुत बढ़ गए हैं। तो अर्बन और रूरल एरिया दोनों एरियाज में पॉवर्टी के फिगर्स जो हैं उनमें चेंजेस जो हुए हैं उनमें आपको काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अलग अलग स्टेट्स में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कहीं पर पॉवर्टी का गैप बढ़ गया है, कहीं पर हो सकता है किसी राज्य ने पॉवर्टी को काफी अच्छे से कम किया है, टैकल किया है सिचुएशन को, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पिछड़े हुए दिखेंगे। इसी में अगर हम बात करें तो ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश ये वो राज्य हैं जहां आज भी आपको काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है गरीब दिखती है। और इंडिपेंडेंस के बाद से अगर हम देखें या फिर स्पेशली 1973-74 के बाद से बात करें
तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, जहां पर सिग्निफिकेंटली इन्होंने पावर्टी के लेवल को कम करने की कोशिश की है। अब आप लोग शायद इतना समझते ही होंगे कि कोई राज्य अगर ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है पावर्टी को कम करने में, तो उसका क्या रीजन रहा होगा। हमने ऑलरेडी बात की है कि पावर्टी को कैसे कम किया जा सकता है, और कुछ राज्यों ने उस चीज को समझकर काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया है। अब बात करेंगे हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की, तो इसके इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल्स आप जानते ही हैं, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो सकते हैं। कभी कभी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी अपने आप में एक पॉवर्टी का बेसिस हो सकता है। स्पेशली आप रूरल एरियाज में देखेंगे तो आज भी जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं वो सोसाइटी में रहते हैं। आज भी अगर एक अपर कास्ट और हाई लोअर कास्ट के बीच में किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की सिचुएशन आ जाए तो रूरल एरियाज में आपको प्रेफरेंस अलग से देखने को मिल सकता है। तो ये सभी वो चीजें हैं या कॉजेज हैं जिनकी वजह से आज भी पॉवर्टी परसिस्ट करती है। ये इंडिविजुअल और सोशल लेवल पर है। अगर हम पूरे लेवल पर पूरी की पूरी कंट्री के मामले में देखें तो कैपिटल का उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होना, उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का ना बनना, इसके अलावा डिमांड उतनी ना होना, इसके साथ ही साथ में पॉपुलेशन का इंक्रीज होना और गवर्नमेंट के द्वारा सोशल या वेलफेयर के लिए उतनी ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड ना करना, ये वो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी आपको काफी ज्यादा इंडिया में देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, पॉवर्टी के अपने काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। पॉवर्टी का अपना एक विशियस साइकिल भी होता है। अगर कोई पुअर है तो वो पर्सन एजुकेशन के लिए उतना खर्च नहीं कर पाएगा, हेल्थ केयर के लिए उतना खर्च नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो पुअर ही बना रहेगा। तो पॉवर्टी का आपको एक विशियस साइकिल भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी आज भी उतनी ज्यादा आपको दिखेगी। प्रीवियस क्लासेस में हमने इंडिपेंडेंस के समय इंडिया की इकोनॉमी क्या थी और जो ब्रिटिश रूल था उसके कौन कौन से ऐसे कदम थे या पॉलिसीज थी जिनकी वजह से इंडिया की आज या उस समय सिचुएशन हुई है, वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो कैसे सिस्टमेटिक तरीके से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया या फिर एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और कहीं ना कहीं आज भी ये रिस्पॉन्सिबल है जो आपको पॉवर्टी की कंडीशन इंडिया में देखने को मिलती है, उसकी वजह से। कुछ लोग मानते हैं या इन जनरल भी आप लोग शायद समझते होंगे कि हाँ, ब्रिटिश रूल जो था वो गलत था, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी। तो ये अपने आप में एक डिबेट का टॉपिक है, लेकिन इन जनरल काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंडिपेंडेंस के समय या उससे पहले ब्रिटिश रूल की वजह से पॉवर्टी में ढकेल दिया गया, और वो जो सिचुएशन है आज भी चली आ रही है, आज भी आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए जो लैंड का फ्रेगमेंटेशन हुआ है वो हमेशा से एक चली आने वाली चीज है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही साथ में जो लोकल इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पर हुआ करती थी, या पेजेंट्स की कंडीशंस हुआ करती थी, आर्टिशंस की कंडीशंस हुआ करती थी, वो तब खराब हुई और तब से आज भी आपको उसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। आज भी अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो रूरल एरिया में लिवलीहुड का एक सबसे बड़ा साधन होता है। एग्रीकल्चर अगर अपने आप में लिवलीहुड का साधन है तो उसके लिए लैंड जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। और इंडिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड आपको देखने को मिलेगा। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज जो होता है वो काफी कम है, और उसकी वजह से फार्मर्स की इनकम उतनी ज्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा ही पुअर बने रहते हैं। कल्टीवेशन कम होता है और समय के साथ में ये जो लैंड होता है इसके और भी छोटे छोटे टुकड़े होते रहते हैं, जिससे पॉवर्टी बनी रहती है। और फार्मिंग एरिया में सबसे बड़ा कारण होता है सुसाइड का। एक तो इनकम का लो होना, इनकम जब लो होती है तो फिर इनपुट्स की रिक्वायरमेंट के लिए मनी लेंडर्स या फिर जो लोकल पैसा देने वाले होंगे उन पर डिपेंड होना पड़ता है। किसान इनका कर्ज वापस नहीं चुका पाने की वजह से काफी बार सुसाइड भी कमिट करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पॉवर्टी के कारण में देखने को मिलेगी। अगर हम सोशल सिनेरियो में बात करें या फिर कास्ट रिलीजन की बात करें तो स्पेसिफिकली वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होते हैं ये थोड़े ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं उतनी ज्यादा इन कंपैरिजन टू अदर्स इनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। साथ ही साथ में इनके पास में
नेसेसरी नॉलेज या स्किल्स अवेलेबल नहीं है, पहले से ही कुछ चीजें चली आ रही है जिनकी वजह से ये हमेशा आपको पिछड़े ही देखने को मिलते हैं। अर्बन एरियाज में काफी पुअर आपको देखने को मिलेंगे, जो रूरल एरिया से माइग्रेट करके आते हैं नए एम्प्लॉयमेंट या लिवलीहुड की कंडीशंस में। अर्बन एरियाज में भी आप देखें तो उतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, उतनी ज्यादा इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हुई है। ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे ठेला लगाना या फिर आसपास में छोटी मोटी दुकान खोलना, ये सारी चीजें करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी उनकी इनकम इतनी नहीं होती है जिससे वो पुअर बने रहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने आप में पॉवर्टी को क्रिएट करती है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन चीजों की वजह से पॉवर्टी बने रहती है। कुछ लोग हमेशा ही पॉवर्टी रहते हैं। इसके साथ ही साथ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सोसाइटी में जिनके पास में रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनको शायद उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, या फिर वो ऐसी कंडीशन में नहीं होते हैं जिससे वो अपने रिसोर्सेस को यूज कर पाए। ये भी अपने आप में कारण होता है। काफी बार रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी होना लेकिन स्किल्स का अवेलेबल ना होना एक कारण होता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेस भी वेस्टेड होते हैं। अल्टीमेटली हम देखते हैं आज प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो जो भी रीजंस रहे हैं, जो भी कॉजेस रहे हैं, आपको ऐसे दो तरीके के ग्रुप देखने को मिलेंगे सोसाइटी में। एक तो ऐसा ग्रुप है जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, इसका मतलब वो इनकम अर्न कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है, वो अपने खुद के लेबर के थ्रू ही खुद के सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। और इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस देखने को मिलेंगे पॉवर्टी के। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं या पॉलिसीज हैं जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए लाई गई है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आप देखने की कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, लेबर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और काफी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोशल जस्टिस इंश्योर करती हुई दिखती है। इंडिपेंडेंस के बाद से भी काफी ऐसे काम किए गए हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया है, 5 ईयर प्लान। इनके ऑब्जेक्टिव्स में भी अगर आप देखें तो पॉवर्टी एलिवेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा है इसका। और शुरुआत से ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज के देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं कोशिश हमेशा रही है कि कैसे भी पॉवर्टी को एलिवेट किया जाए। अब जो गवर्नमेंट की अप्रोच आपको इंडिया में देखने को मिलती है पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ, उसके 3 डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला डायमेंशन तो ये है जो शुरुआती समय से गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया, मेनली फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही जो शुरू हुआ। तो यहाँ शुरुआत में गवर्नमेंट की सोच ये थी कि जितना ज्यादा हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी या जितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव करेंगे, उस ग्रोथ के जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे सोसाइटी के लोअर सेगमेंट्स तक भी पहुंचेंगे, और जो गरीब है उन्हें भी फायदा होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये गरीब लोग गरीबी की जो ग्रास्प है उससे बाहर आएंगे, जिसे हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, इसका मतलब उस बिजनेस से क्या होगा, उस बिजनेस से इनकम आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर इनकम आएगी तो वो पर्सन दूसरे लोगों को नौकरी देगा। अगर वो पर्सन दूसरों को नौकरी देगा तो बाकी लोगों के पास भी इनकम आएगी, और शायद वो लोग भी बिजनेस करके दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे। इसे हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। तो शुरुआत जो अप्रोच आपको देखने को मिलेगी गवर्नमेंट की, वो मेनली इस पर बेस्ड थी कि जितना ज्यादा इकोनॉमी ग्रो होगी, उसके फ्रूट्स लोअर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचेंगे, और इससे सभी लोगों की ग्रोथ होगी। हालांकि इन रियलिटी ये उतना ज्यादा अचीव नहीं हो पाया है। इन टोटल आप इंडिया की बात करो या पूरी दुनिया की, तो ट्रिकल डाउन का जो इफेक्ट है आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस अप्रोच में ये सोचा गया कि हम जितना ज्यादा असेट्स को क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजों पर निवेश होगा, इस सब की वजह से गरीब लोगों का भी वेलफेयर होगा और वो पॉवर्टी के ग्राफ से बाहर आने की कंडीशन में आएंगे। पहली अप्रोच तो ये हो गई। इसके अलावा दूसरी अप्रोच की अगर हम बात करें, तो दूसरी अप्रोच में डायरेक्ट तरीके से हमने पॉवर्टी को हटाने की कोशिश की है, या पुअर लोग जो हैं
उनके जो डायरेक्ट कंसर्न्स क्या है उनसे डील करने की कोशिश की है। और ये सेकंड अप्रोच जो है आपको ये थर्ड 5 ईयर प्लान से देखने को मिलती है, जिसमें हमने कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं जिससे लोग खुद की इनकम को अर्न कर सकें और इस इनकम को अर्न करते हुए वो खुद को पॉवर्टी के ग्राफ से बाहर ला सके, या जो पॉवर्टी के इमीडिएट चैलेंजेस उनके सामने हैं जैसे हंगर हो सकता है या फिर इल हेल्थ हो सकती है, उसको वो लोग फेस कर सकें। तो इसी के अंतर्गत काफी सारे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। जैसे आपने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के बारे में शुरू सुना होगा, जिसमें आपको लेबर के अगेंस्ट में राशन अवेलेबल करवाया जाता था। इसके साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स आए हैं। रिसेंट भी आपको ऐसे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू बैंक्स के द्वारा लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। रूरल और अर्बन एरियाज में लोग अपना खुद का कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। तो ये वो कुछ प्रोग्राम्स हैं जो सेकेंड तरीके की अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। तीसरी जो अप्रोच आपको देखने को मिलती है उसके अंतर्गत लोगों को सब्सिडाइज रेट पर असिस्टेंस दिया जाता है। जैसे फूड ग्रेन्स आज जो राशन दुकानों या फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सरकारी एजुकेशन जो मिल रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जा रही है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इवन गैस, या काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो सब्सिडी के थ्रू दी जाती हैं। तो इन तीन तरीके की अप्रोचेस आप देख सकते हैं गरीबी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद से अडॉप्ट की गई है। थर्ड अप्रोच में आपको प्रेजेंटली भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, काफी सारी पॉलिसीज देखने को मिलेगी जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सब्सिडी के बेसिस पर गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के लिए एक्सटेंड की जाती है। इसके उदाहरण में आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस देखने को मिलेगा। रिसेंटली पोषण अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही साथ मिड डे मील स्कीम के बारे में भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग की बात करें तो उसके लिए भी काफी सारे प्रोग्राम्स लाए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सुना होगा आपने। गांव गांव तक सड़कें बनाई गई है, जिससे अगर गांव से कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई एग्रीकल्चरल कमोडिटी जैसे मिल्क हो सकता है या सब्जियां हो सकता है, उन्हें बेचने के लिए शहर तक जा सके, या फिर ट्रांसपोर्ट ग्रो हो सके, जिससे अल्टीमेटली लोगों को रोजगार अवेलेबल होगा, लोगों के इनकम के एवेन्यूज बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ रिसेंटली आप लोगों ने पीएम आवास योजना के बारे में भी सुना होगा। शेल्टर के लिए भी इस तरीके की डिफरेंट समय पर काफी सारी स्कीम्स लाई गई है। सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत ही अगर हम देखें तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम शुरू किया गया था 1975 में। इसके अंतर्गत आपको 5 डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स दिखते हैं जिसमें पेंशन दी जाती है। इसी के अंतर्गत इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम आपको देखने को मिलेगी, ओल्ड एज पेंशन दिखेगी, डिसेबिलिटी पेंशन। तो इन सभी के थ्रू क्या किया जा रहा है, जो ऐसे लोग हैं जो काफी वल्नरेबल हैं या जो सोशली इनसिक्योर हैं, जो पुअर हैं, उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट सीधे तौर पर देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इंश्योरेंस अपने आप में होना जरूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट इंश्योरेंस के लिए भी काफी सारी स्कीम्स लेकर आई है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में सुना होगा, 2014 में से शुरू किया गया, जिसमें बिना किसी पैसे के, या हम कह सकते हैं जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन किया जाता है, और इसमें बहुत ही सस्ते रेट पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। मेनली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर इसमें 2 लाख रुपए तक का इंश्योर किया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस को लेकर और भी काफी सारी स्कीम्स देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि ये पॉवर्टी एलिवेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं। बच्चों याद रखिए, मैंने ऑलरेडी काफी सारे प्रोग्राम्स आपके साथ में डिस्कस किए हैं। फिलहाल हम एक एनसीईआरटी का लेक्चर पढ़ रहे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं सारे के सारे प्रोग्राम्स या पॉलिसीज यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। आप लोग और भी प्रोग्राम जानने की कोशिश कीजिएगा। क्या ये प्रोग्राम सभी सक्सेसफुल रहे हैं? तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमें एब्सोल्यूट सक्सेस मिल गई है। हो सकता है पॉवर्टी एलिवेशन कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा हो। एब्सोल्यूट पुअर लोगों की अगर हम बात करें तो कुछ राज्यों में ये कम भी हुए हैं। हेड काउंट रेशो या परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो भी कम हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ आज भी आपको भारत में काफी ज्यादा भूखमरी, माल नरिशमेंट, इलिटरेसी, और साथ ही साथ में जो बेसिक नेसेसिटीज की दूसरी चीजें होती हैं, लोगों तक उनकी पहुंच नहीं होना, ये चीजें आपको आज भी विजिबल देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में क्वेश्चन करने वाली चीज है कि ये
प्रोग्राम्स कितने सफल रहे हैं। इन प्रोग्राम्स का सफल होना या नहीं होना ये डिपेंड करता है जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनकी विलिंगनेस पर। तो काफी बार आपने लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी देखा होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती है, वो कोई पहले से ही प्रोग्राम चल रहा है, केवल उसका नाम चेंज कर देती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसमें चेंजेस कर देती है, लेकिन कोई ऐसे अहम बदलाव नहीं लाए जाते हैं जिससे इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जा सके या कुछ नए तरीके के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले। इसके साथ ही साथ में आप देखते हैं कि प्रोग्राम्स लाए तो गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम सफल नहीं हो पाते हैं, या हम कहते हैं कि गरीबी आज भी बनी हुई है, जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स। तो जो फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है वो आज भी उतना ही ज्यादा परसिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंस के बाद से ही लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई जो उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाए, और एग्रीकल्चर में आपको उतनी ज्यादा पॉवर्टी आज भी देखने को मिलती है जो इंडिपेंडेंस के समय पर हुआ करती थी। इसके अलावा हम देखें कि इम्प्लीमेंटेशन की जो मशीनरी होती है वो उतनी ज्यादा इफिशिएंट नहीं होती है। लोकल गवर्नमेंट का अपने आप में पार्टिसिपेशन होना काफी जरूरी है। हम ये जानते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से अगर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए तो वो कितना अच्छा हो सकता है प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन लोकल बॉडीज जो होती है उनके पास में इतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, या फिर सेंट्रल लेवल से लोकल लेवल तक जो बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए वो फिल्टरेशन के साथ पहुंचते हैं, पूरे तरीके से वहां पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। लोकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उतना ज्यादा उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं होता, लैक ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, या फिर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनमें आपको वर्किंग कंडीशंस भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इन सभी की वजह से आप देखते हैं कि प्रोग्राम्स जो हैं उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोकल लेवल पर पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो आम जनता है या स्पेशली जो पुअर लोग हैं उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे स्कीम्स प्रोग्राम्स होते हैं जो अनाउंस किए जाते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन लोगों को उनको पता ही नहीं होता है, या लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो कैसे उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जानते हैं, रिसेंटली आपने मुद्रा के बारे में सुना होगा। गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके द्वारा बैंक्स आपको बहुत ही नॉमिनल या फिर एक तरीके से फ्री इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उतनी स्किल्स ना होना, उतनी इंफॉर्मेशन ना होना, अपने आप में कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिनकी वजह से लोग इन सभी प्रोग्राम्स के बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। इसके साथ ही साथ में काफी बार प्रोग्राम्स आते तो हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट के पार्ट पर नहीं किया जाता है कि उस प्रोग्राम के बेनिफिट किन्हें दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं वो वेस्ट होते हैं और प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ कारण आपको देखने को मिलेंगे जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से ही काफी सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लाए गए हैं, लेकिन जो सक्सेस उन्हें मिलनी चाहिए थी वो उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है, और जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है उसको काफी ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। लोगों में काफी ज्यादा अवेयरनेस लाने की जरूरत है। पॉवर्टी कैसे एलिवेट की जा सकती है, इसके लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन साथ ही साथ में हम लोगों को भी ये सोचना होगा, जो पुअर हैं उन्हें भी ये सोचना होगा कि वो कैसे बाहर आ सकते हैं और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज आप पॉवर्टी टॉपिक जो हमने पहले डिस्कस किया है उस क्लास को भी देखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ ही साथ में आने वाले लेक्चर्स में भी आपको सेम टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।